हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुंदर सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग जो है यूजीसी नेट की पेपर 1 यूनिट 1 से है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो हमारी यूजीसी नेट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसमें देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग में टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, मेथड्स ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, इसमें स्वयं प्रभा, मूक एटसेट्रा है। तो दोस्तों, ये जो मैंने कहा स्वयं प्रभा, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, ये जो टॉपिक है इनके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशली मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग की जो अदर एस्पेक्ट्स जो है, जो अलग वीडियो से नहीं है, उन सब चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस शुरू करते हैं। देखिए, teaching is one of the main components in educational planning, which is a key factor in conducting educational plan. तो educational plan को conduct करने के लिए हमारी teaching की जरूरत है। Rapid change of modern world have caused the higher education system to face a great variety of challenges. तो मॉडर्न जो एज के टाइम जब चेंज होते हैं, टाइम के साथ साथ एजुकेशनल सिस्टम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में कुछ चेंज आते हैं जो हमारी समझना जरूरी है। Therefore, training more eager, thoughtful individuals and interdisciplinary fields is required. तो यहाँ क्या, जो टाइम बदलते हुए जो स्टडी सिस्टम था, पहले सब्जेक्ट सेंटर था, अब क्या हो गया, अब ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। जो एजुकेशनल जो चेंज आया है 2020 में, इसमें जो एजुकेशनल प्लान से ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। तो पहले हम बात करेंगे नंबर 1 देखिए यार, था रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन टू फिगर आउट यूजफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब क्या हो गया, रिसर्च वर्क जो होगा, एक्सप्लोरेशन जो होगा, ये किसके लिए होगा, इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स को फाइंड आउट करने के लिए। और एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीजों को समझने के लिए अब रिसर्च की जरूरत हो गया। नंबर 2 जो है, प्रोफेसर्स हैव a determining role in training such as people in the mentioned field। तो अब जो टीचर है, प्रोफेसर है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये अब ज्यादा हो गया कि टीचिंग लर्निंग मेथड्स क्या हो, इसे फाइंड आउट करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ए यूनिवर्सिटी is a place where new ideas generated, roots take and growth tall and steady। तो यहाँ देखिए, हायर स्टडीज की बात जहां तक बनती है, वहाँ हायर स्टडीज कहाँ होते हैं, यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा जो हायर स्टडीज के टॉप लेवल माना जाता है। तो यहाँ क्या होते हैं, न्यू आइडियाज जनरेटेड, जो कुछ न्यू आइडियाज होते हैं, ये कहाँ से जन्म होते हैं, ये यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम टाइम इसे यहाँ न्यू आइडियाज की बात होती है। अब यूनिवर्सिटीज की जो टीचर्स है, जो करिकुलम है, जो स्टडी डिसिप्लिन है, ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। प्रोफेसर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा है, अब ये सब आ गया। अब नंबर 4 में देखिए, मोरओवर ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्पेशली बैचलर्स होल्डर डू नॉट फील रेडी एनफ टू वर्क इन देयर रिलेटेड फील्ड। तो जो है, जो रिसर्च स्टडी
तो यूनिवर्सिटी लेवल्स में आते हैं, लेकिन इसके पहले जो ग्रेजुएट्स जो बने हैं, बैचलर्स डिग्री जिनके पास है, वो पहले क्या होता था, ये रेडी नहीं होता था इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज में, खुद को रेडी नहीं कर पाता था। तो क्या है, जो सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट के उस सब्जेक्ट के बारे में ही जानता था, दूसरे डिसिप्लिन के बारे में नॉलेज नहीं होता था। तो अब ये क्या हो गया, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को सामने लेके जाना। नंबर 5 में क्या है, देखिए, being dissatisfied with the status quo at any academic institution and then make decision to improve the required mass research and assistance from the expertise and pioneer of the institution। तो देखिए, एक स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट पे आपकी एक्सपर्टीज लेते हैं, दूसरी डिपार्टमेंट के लिए दूसरी सब्जेक्ट की कोई नॉलेज उनके पास नहीं होते थे। तो क्या होते हैं, एक किसी भी टाइम पे उसके अंदर क्या है, डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। सो इससे रिमूव करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए आप थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की जरूरत आ गया है। तो यहाँ देखते हैं, देयर आर सम बेरियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग दैट आर मेंशन्ड बिलो। जो हायर स्टडीज में इफेक्टिव टीचिंग कराने के लिए कुछ बेरियर्स भी सामने आते हैं। उन बेरियर के बारे में आप हम डिस्कस करेंगे। पहला जो चीज है, नंबर 1 में क्या देखा है, द रिक्वायरमेंट डिफाइंड करिकुलम एंड रिसोर्सेज इन द टीचिंग। The larger number of students in class, the higher volume of theoretical principles। क्या होता है, इसमें हायर स्टडीज में जो भी लर्नर्स जाते हैं, वहाँ क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। डिफाइंड जो करिकुलम रिसोर्स ऑफ टीचिंग जो है, ये वॉल्यूम में बहुत ज्यादा थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स इसमें अटैच की जाती है। तो थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स यहाँ जितने ज्यादा होते हैं, लर्नर्स के अंदर बोर्डम आते हैं, लर्नर उन चीजों को अवॉइड करने चाहते हैं। ये एक क्या है, बेरियर्स के थ्रू देखा जाता है। नंबर 2 में हम बात करेंगे, do not take a problem based learning and student centered learning in the evaluation as a bonus for teachers। जो एग्जाम जो टाइम में है, जो इवैल्यूएशन की टाइम में, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर जो लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है, इसे नहीं इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये एक सेटबैक है। जब हम एग्जाम के लिए और हमारी इवैल्यूएशन के लिए जब जाते हैं, तो हम स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम नहीं रख सकते, ऐसे होता है। तो नंबर 3 में हम देखते हैं, क्या, डू नॉट यूज एजुकेशनल असिस्टेंस। एजुकेशनल जो असिस्टेंस है, ये लाइब्रेरी का असिस्टेंस हो सकता है, इंटरनेट की असिस्टेंस हो सकती है। एजुकेशनल जितने सारी असिस्टेंस है, बहुत काफी समय ये देखा जाता है एजुकेशनल असिस्टेंस को लर्निंग के लिए यूज नहीं की जाती, जो एक क्या है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक बैरियर हो सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी भी है और स्टडी मटेरियल की बात भी है। अब बात करते हैं नंबर 4, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट। अगर हम लेसन जिसके लिए प्रिपेयर करते हैं, लर्नर्स के लिए, जो स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड नहीं होते उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे स्पेशली, और वो लोग अगर मोटिवेट नहीं होते, तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, ये बेकार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू फैकल्टी आउटलुक इन एन इफेक्टिव टीचिंग। एक इफेक्टिव टीचिंग में फैकल्टी का, जो टीचर से, जो रिसोर्स पर्सन से, इनका आउटलुक कैसे होना चाहिए, ये भी हम अब डिस्कस करेंगे। हैव ए सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग दैट creates long-term learning on the part of the students will require certain feeling and attitude of the teachers। जो टीचर लर्नर के लिए अपर एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में जो टीचर पढ़ाएगा, उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए, ताकि वो लर्नर्स को ज्यादातर मोटिवेट कर सके।
उसके बाद क्या है, दिस एटीट्यूड एंड इमोशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड टीचिंग। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपकी एटीट्यूड के द्वारा वो प्रोफेसर या टीचर स्टूडेंट जो भी हो, आपकी एटीट्यूड के द्वारा वो काफी कुछ लर्न कर सकता है, आपके बिहेवियर का चेंज कर सकता है, जो लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही तेज कर सकते हैं। अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसके साथ, उन स्ट्रेटजीज के साथ टीचर की जो अलाइनमेंट होना चाहिए, जो एम्स एंड एम्बिशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जो व्यूज है उनके साथ टीचर या प्रोफेसर की जो व्यू है वो एक होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट होने से कुछ दिक्कतें आ सकते हैं सामने। कोऑर्डिनेशन विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी will allow the educational system to move towards special opportunities for innovation based on the guidelines। तो हर यूनिवर्सिटीज का, हर कॉलेजेस का क्या है, रिसर्च जो गाइडलाइंस होते हैं, रिसर्च कैसे होगा इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस होते हैं। अगर उन गाइडलाइंस के साथ हमारे प्रोफेसर्स की जो अपने खुद के व्यूज है, अपनी जो थिंकिंग है वो एक होते हैं, डिफरेंट नहीं होते, तो हमारी रिसर्च हुआ किया जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही बेहतर होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप बात करते हैं इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स एंड ट्रस्ट इन देयर एबिलिटी। जो लर्नर्स है, जो स्टूडेंट है, इनकी क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने खुद पर उनकी ट्रस्ट होना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये अचीवेबल गोल है, ऐसे होना चाहिए। When a person brings to learn according to the value of hope theory, he must feel this is an important learning and will like that he will succeed। जो लर्नर कुछ चीजों को सीखेगा, वो लर्नर आपकी मन में ऐसा होना चाहिए, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं करता हूँ, ये मेरे जीवन के लिए या ये एनवायरनमेंट के लिए, ये सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। ये फीलिंग अगर होता है तब जाके लर्नर सामने जा सकता है। Since the feeling of being successful will encourage individuals to learn। जो encouraged होता है, जो खुद से खुद को जो encourage, जिसके अंदर enthusiasm होता है, और वो हर दूसरे बंदा को भी क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कर सकते हैं अपनी बातों के द्वारा। सिस्टमेटिक अप्रोच इन हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है दोस्तों, इसमें क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए, जिसके द्वारा हम हायर एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द टीचिंग सब्जेक्ट इन a field or in the entire course। No general application of issues and determines them for students and they try to teach interdisciplinary topic। तो यहाँ जो बात फिर घुमा फिरा के आते हैं कि हमारी अब हायर एजुकेशन की जो थिंकिंग प्रोसेस है, पोजीशन से, टीचिंग सब्जेक्ट से है, ये क्या है, एंटायर कोर्स जो होते हैं ये नॉलेज बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन भी होता है, जो स्टूडेंट को इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक पे सोचने के लिए मजबूर करता है, जो इंटरडिसिप्लिनरी एबिलिटी लर्नर्स के अंदर लेके आता है। सो ये था दोस्तों आज के क्लास में हम डिस्कस किए मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग में जो मेथड्स हम अप्लाई करेंगे, करना चाहिए, इसे हम डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी की जो क्वेरी है उसके ऊपर दोबारा दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने पहले नहीं किया तो, और लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन की हर पॉइंट्स पे क्लास फ्री में अवेलेबल होगा यूजीसी नेट के लिए। तो फ्रेंड्स ठीक है, हम मिलेंगे दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्लास होगा, इसमें हम मिलेंगे, आपके साथ पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, तब तक बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।